हेलो स्टूडेंट्स, आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेसन चल रहा है। उसमें आज अपन लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में आज एक तो आप आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस समीकरण पढ़ेंगे और इसके बाद कोलिजन थ्योरी। ये दो टाइप की थ्योरी होती है, उनमें से आज कोलिजन थ्योरी का पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है उनमें। चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस साइंटिस्ट ने केमिकल काइनेटिक्स की रेट को और रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट का एक इक्वेशन दिया है, जिसको आप एग्जाम में इस क्वेश्चन के रूप में भी देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर T, इन दोनों में रिलेशन का एक इक्वेशन जो बनता है उसको बोला जाता है आरएनएस इक्वेशन, जो इस टाइप से लिखा जाता है K इज इक्वल्स टू A इंटू E पावर माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं सबसे पहले K। यहां K क्या है आपको याद रखना है, बोलिए रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। रेट कांस्टेंट के बाद में आप देख रहे हैं ए को बोलिए आरएनएस कांस्टेंट, या फिर इसी को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आरएनएस स्थिरांक बोलिए या पूर्व चर घातांक पद। यह घातांक पद जो होता है, पूर्व घातांक पद जो होता है, इसी को आरएनएस कांस्टेंट बोला जाता है। उसके बाद में है ईए। यहां जो ईए आप देख रहे हैं यह है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, सेक्रियन ऊर्जा। उसके बाद आप देख रहे हैं आर, इसको पढ़िए गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। एंड टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप को दर्शा रहा है। इनमें कंप्लीट यदि आप इस पूरे एक साथ में E बेस माइनस EA अपॉन RT जो है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, E पावर माइनस EA बाई RT इज नोन एज बोल्टाजमैन कांस्टेंट। एक साथ में अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास जो आरएनएस इक्वेशन है, इस आरएनएस इक्वेशन का हम अब आगे चल करके किस प्रकार से यूज करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसमें, इसको प्रिपेयर करते हैं। मैं अगर इस इक्वेशन नंबर 1 का लॉग ले लूं तो देखिए लॉग इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, आप नोट करेंगे वहां पर देखना, लॉग के ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ यदि हम इसका लॉग लेते हैं तो कैसे लिखेंगे, बोलना लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस EA अपॉन RT। इस इक्वेशन का लॉग लेने पर हमने ऐसा नोट किया, ये लॉग E बेस है। लॉग E बेस को जब हम 10 बेस में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो ऐसा लिखा जाता है 2.303 log 10 बेस K इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 बेस A माइनस
ई ए अपॉन आर टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसी इक्वेशन को हम अब देखिए, अगर मैं इसको 2.303 से डिवाइड कर दूं, इसको 2.303 से डिवाइड कर दूं, इसको 2.303 से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, बोलिए log 10 बेस k इज इक्वल्स टू log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन K एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। मैं इस इक्वेशन के बिहाफ पे आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि हम टेम्परेचर में चेंज कर दें, सपोज ये रिएक्शन पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर चल रही थी, तब रेट कांस्टेंट K है, और अब यदि इसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज मींस एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर K2 वैल्यू बन जाएगी। तो मैं इस इक्वेशन से एक थर्ड इक्वेशन और नोट करूं, दोनों को आप एक जैसा देखेंगे। बोलिए log 10 बेस K इज इक्वल्स टू log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, ये दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में दोनों एक जैसी हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इक्वेशन 2 और 3 जो नोट कर रहा हूं, इस पर आपको अब क्लियर हो जाएगा कि सपोज पहले टेम्परेचर T1 था, तब रेट कांस्टेंट K1 वैल्यू थी, और यदि आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर T2 बन गया, तो रेट कांस्टेंट K2 बनेगा। इन दोनों इक्वेशन से हमें एक रिलेशन निकालना है, और उस रिलेशन का जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम एज ए न्यूमेरिकल पोर्शन में काम में लेंगे। इसलिए मैं बोलूंगा कि इक्वेशन 3 यानी जो ज्यादा टेम्परेचर है उसमें से इक्वेशन 2 यानी कम टेम्परेचर वाले को एक बार आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसलिए मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, अपन आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। ये अपना इक्वेशन 2 और 3 का जो रिलेशन आ रहा है, इस रिलेशन को अब मैं ऐसा नोट करना चाहता हूं, प्लीज। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, अब आप बोल करके बताएंगे इन दोनों इक्वेशन से हम कैसे कैसे नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज, log 10 बेस K2 log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1 log 10 बेस K1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 मीन्स log 10 बेस A इज कैंसिल log 10 बेस A। ये कैंसिल हो गया है, तो उसके बाद क्या बच गया अपने पास में, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन ने माइनस किया, ब्रैकेट में माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या नोट की जा सकती है, बोलिए log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, ये माइनस का है ना, सो K1 इज इक्वल्स टू प्लस साइन कर दीजिए। ये देखिए प्लस बन गया, तो प्लस है तो पहले नोट कर दू, ई ए अपॉन 2.303 आर T1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। इनमें से जो कॉमन है उनको एक साथ में नोट कर देते हैं। सो log 10 बेस K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू कॉमन ई ए अपॉन 2.303 आर एंड कॉमन 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इसी इक्वेशन को अपन और मॉडिफाइड कैसे नोट कर सकते हैं, बोलिए log 10 बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर T1
T2 में से T2 माइनस T1 लेस कर दीजिएंगे, T2 माइनस T1 बाई T1 T2। इस इक्वेशन का अपन ने न्यूमेरिकल पोर्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे। ये आप सभी स्टूडेंट्स के टिप्स पे रहनी चाहिए, डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। log K2 अपॉन K1 और देखना T1 T2 आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पर दो अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाएंगी, उनके बिहाफ पे अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। या आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी जाएगी और दो टेम्परेचर देकर के पूछा जाएगा रेट कांस्टेंट का रिलेशन। इसलिए ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये भूलना मत, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनेगा 11 नंबर, और फिर नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो इस लेसन का बनेगा 12 नंबर, वो देखना नहीं भूलें, क्योंकि उस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स, सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स वहां पर आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगी। जैसे ये फॉर्मूला है तो इसके भी न्यूमेरिकल्स आपको उसमें मिलेंगे और विद सॉल्यूशन मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर 11 के बाद में जो लास्ट फाइनल जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं समझता हूं शायद आप सभी के आरएनएस इक्वेशन तक का ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आप देख रहे हैं कोलिजन थ्योरी। तो ये कोलिजन थ्योरी क्या है और इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, इसका क्या मीनिंग है, इसका बेसिक क्या है, वहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन का जब प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट के बनने तक की एक मैकेनिज्म होती है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपने आप को रिएक्टेंट मानिए और आप रिएक्शन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में जाना चाहते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। यह मैकेनिज्म है। तो इस मैकेनिज्म को हम केमिस्ट्री में एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की दो थ्योरी होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की एक तो ये थ्योरी है जो आप हेडिंग में देख रहे हैं, कोलिजन थ्योरी। एक इसकी थ्योरी और होती है जिसको अपन लिखते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो होती है ये नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। अभी आप पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बाद ये थ्योरी पढ़ी जाती है और उसके बाद इसमें हमें मैक्सवेल का कर्व पढ़ते हैं टेम्परेचर इफेक्ट से। इसलिए आज अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक चल रहा है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी बोल दो चाहे आप इसी को हिंदी नाम के अनुसार बोलिए टक्कर सिद्धांत। यही नाम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कंफ्यूज बना देता है। यही नाम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है संघट्टवाद। ये शॉर्ट में अपने आप ही ये नेम बोला गया है। ये क्या है इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, सीखिए आप अच्छे से। स्टूडेंट्स, जब भी कोई रिएक्टेंट जैसे A प्लस बी से प्रोडक्ट बनेगा तो इस प्रोडक्ट के बनने पर जो रूल्स हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो कोलिजन्स जो होती हैं उन पर हमें टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं। इसके लिए हम जब रेट निकालते हैं, इसके लिए जब हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो टक्करों का क्या मीनिंग होता है, यह टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास में ये एक सॉल्यूशन है। सपोज ये जो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया है, इसके अंदर पूरे में क्या है, देखिए ये एक सॉल्यूशन है या एक मिक्सर है। ये मिक्सर है, कौन से वाला, A प्लस बी का ये मिक्सर है। इस मिक्सर में हम यहां पर अब एक साइन और बना रहे हैं। इस टोटल मिक्सर का मैंने ये वाला जो मिक्सर बनाया है इसको लिखा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। यानी इस मिक्सर का भी हमने इकाई आयतन मान लिया एक बार। कुल मिक्सर का, कुल मिश्रण का इकाई आयतन वाला मिश्रण देखो बस केवल। इसमें एक सेकंड में
कितनी टक्करें हो रही है, कितनी कोलिजन्स हो रही है, उस पर इमेजिन करिए। टोटल सॉल्यूशन, टोटल मिक्सर मत देखिए, इस टोटल मिक्सर का हम केवल कितना पार्ट लें, यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सर में पर सेकंड होने वाली कोलिजन्स के नंबर्स को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका सिंबल Z होता है। ये गलती नहीं हो, स्टार्टिंग यहां से करें। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्कर आवर्ती, गलती नहीं करें। सबसे पहली शुरुआत स्टार्टिंग यहां से करें। स्टूडेंट्स, आपके पास कोई एक मिक्सर है, एक सॉल्यूशन है, उस मिक्सर का यूनिट वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इमेजिन करिए और उसमें होने वाली पर सेकेंड कोलिजन के नंबर्स को बोलिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवर्ती। इस Z पर हम डिपेंड करवाएंगे रेट को। आपको यहां पर अब याद करना है कि रेट इज डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू Q। ये Q क्या है ये पढ़िए, अब अपने को ये पढ़ना है। तो इससे पहले जब आपने आरएनएस इक्वेशन पढ़ी है, उस समय एक टॉपिक आपके पास में था जिसमें आपने पढ़ा e की पावर -EA अपॉन RT। मैं बोलूं यही Q है, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको बोलिए फ्रैक्शन मोलिक्यूल्स, एक्टिवेटेड फ्रैक्शन मोलिक्यूल्स। इसका मीनिंग होता है कि वे अणु जिनकी ऊर्जा एक्टिवेटेड हो चुकी है, सेकेरियन ऊर्जा के बराबर उनकी ऊर्जा आ चुकी है, वो मोलिक्यूल्स रेट को अफेक्ट करते हैं। सो एक बार यहां पर बोलिए, रेट इज इक्वल टू Z इंटू Q। व्हाट इज Z? Z मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Q का मतलब होता है वे अणुओं की संख्या, उन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है। मींस ये प्रोडक्ट में बनने वाले पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन एक बार फिर सुनिए कि जब आप किसी भी रिएक्शन की रेट की बात करते हैं और वो रिएक्शन यदि कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जटिल अभिक्रिया है, तो उस रिएक्शन में दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है प्रोडक्ट बनने में। बैरियर्स होते हैं एक टाइप से। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कौन कौन से बैरियर्स आपको याद रखने हैं? एक तो होता है एनर्जी बैरियर, ऊर्जा का बाधक, और दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन यानी दिशा का बाधक, अभिगमन जब होता है मॉलिक्यूल्स का उसके लिए। यह बात तब समझ में आएगी जब कोलिजन थ्योरी में आप पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल को ऐसा माना गया है, मॉलिक्यूल को स्पेयर माना गया है। जैसे ए मॉलिक्यूल है और ए मॉलिक्यूल है, जैसे बी मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट है और इनसे प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एक तो एनर्जी बैरियर और इनका एक ओरिएंटेशन यदि समझ में आ जाए तो कोलिजन थ्योरी क्लियर हो जाएगी। एक बात एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिससे कि ये टक्कर, ये कोलिजन आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत के अनुरूप अपने को परिणाम नहीं मिलता है। रीजन है उसमें। रीजन क्या है एक छोटे से डायग्राम से आपके समझ में आ जाएगा। मैंने एक ये डायग्राम बनाया, देखो। सपोज इसके अंदर रिएक्टेंट हैं ये 1 2 3 4 5 6। एक बार काउंट करिए मेरे साथ में, बोलिए कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। यही रिएक्शन मैं दोबारा से नोट कर रहा हूं, देखो अब, और वो ही 6 पार्टिकल बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप देखिए दोनों में आपको काफी डिफरेंस दिखेगा।
आप में से कोई भी अगर वीडियो देखते हैं और अननोन व्यक्ति भी यदि देखता है जिसके केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, उनको भी समझना चाहिए। मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि यदि हम मेहनत एक दिशा में करते हैं, परिवार के भी सारे सदस्य अगर अपन एक दिशा में चलते हैं, तो निश्चित रूप से अपने को वो परिणाम, वो प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यदि हम यहां इस टाइप की रिएक्शन करेंगे तो मैं समझता हूं अपने को वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो अपन चाहते हैं। बिकॉज यहां रिएक्टेंट की एनर्जी एक दूसरे के साथ कोलिजन में ही कम हो जाती है, जबकि यहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का ओरिएंटेशन प्राप्त करते हैं, वो दिशा प्राप्त होती है उनको। इसलिए आप इस प्रकार की कोलिजन को बोलिए इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स। और यहां जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं उनको बोलिए नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स। स्टूडेंट्स, यदि हम ये कहें कि सर हम मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता, मैं आपको कह रहा हूं कि वो जो रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम मेहनत तो करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शनल नहीं है, हमारी कोई अच्छी सही डायरेक्शन नहीं होने के कारण ये डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। जबकि ये वाली कोलिजन कैसी मानी जाएगी? डायरेक्शनल मानी जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड मानी जाएगी। जब रिएक्टेंट डायरेक्शनल कोलिजन करते हैं तो इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट, जबकि यहां पर नॉन डायरेक्शनल, नॉन इफेक्टिव कोलिजन हो रही है तो कोलिजन की संख्या के बराबर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको यह बात अच्छे से समझनी चाहिए कि जब कोलिजन थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो रिएक्टेंट की कोलिजन में ओरिएंटेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और इसी के बिहाफ पे हम समझ पाएंगे कि रेट जो होती है वो फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करती है, और प्लस इनटू कर रहा हूं क्यू मीन्स उसकी ओरिएंटेशन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जितनी संख्या में टक्करें होती हैं उतनी ही संख्या में अपने को प्रोडक्ट मिल जाए, नहीं। वो कोलिजन्स यदि डायरेक्शनल हैं, इफेक्टिव हैं, तो अपने को वो प्रोडक्ट मिलेगा। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, आप सीखिए। मेरे पास में कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक एग्जांपल है, देखिए। सपोज मैं लिखता हूं NO2 प्लस NO2 गिव्स N2O4। ये एक रिएक्शन है मेरे पास में। इस रिएक्शन को मैं अब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख करके दिखाता हूं। देखना, ये N और इसके पास में ये O, NO2 प्लस दोबारा से देखो N और इसके पास में ये दो ऑक्सीजन, तो इनसे हमारे पास में एक प्रोडक्ट बनेगा N2O4। ये प्रोडक्ट बन गया। मैं अगर इनकी डायरेक्शन कोई ऐसे ही उल्टे सीधे लिख देता, देखिए NO2 और ये NO2, या इस टाइप से लिख दो, देखो ये NO2, तो ये डायरेक्शनल नहीं है। अब आप बोलिए कि यहां रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आप रिएक्शन को देख करके बता रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कोलिजन हुई है, जो टक्करें हुई हैं, वो दिशात्मक हैं, डायरेक्शनल हैं, इफेक्टिव हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा। यही एग्जाम्पल दूसरे तरीके से पढ़िए। देखिए, मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हैं और उसमें आपने पढ़ा होगा SN2 रिएक्शन, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है SN2 रिएक्शन का, वो आप समझ जाएंगे। मैंने कहा ये CH3 और फिर ये बोला CH2 और फिर बोला Cl-,
ये देखिए CH3 CH2 Cl, तो आपके पास इथाइल क्लोराइड है और क्लोराइड पर यह पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ओके, और आप अब इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं। हम इसलिए करवा रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कि ये Cl माइनस यहां से हट जाए और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल लग जाए। मैं ये बोलूंगा कि यहां रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यही रिएक्शन अब आप दोबारा से पढ़ेंगे, CH3 CH2 Cl, ये Cl माइनस जो है ये तब आसानी से हटेगा जब इसको बैक साइड से, पीछे से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। मींस डायरेक्शनल रिएक्शन होने लग गई है। आप देखना, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये CH2 से होकर के Cl माइनस तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। आप यहां पर कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बनना निश्चित रूप से शुरू हो गया है। इंटरमीडिएट स्टेट के बाद में ये प्रोडक्ट हो गया। ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम ही है। इसमें तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना और इसमें प्रोडक्ट क्यों बन गया, यह डिपेंड करता है कि आपने मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन कैसी ली है। ये देखना, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करेंगे तो फिर प्रोडक्ट कहां से बनेगा। उस नेगेटिव को आप देखना बैक साइड से ऐसे इधर से लेके आए, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आगे सेपरेट हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में जब मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन्स होती है तो उन कोलिजन्स की डायरेक्शन क्या है, इस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। तो अपन फाइनल पहुंचते हैं, बस 1 मिनट का टाइम लूंगा यहां पर, आपको यह पता लग जाएगा कि किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है वो Z इंटू Q पर डिपेंड करती है। प्लस अब मैं बोलूंगा कि किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है वो P इंटू Z इंटू Q पर डिपेंड करती है। ये P क्या आ गया, P को बोलिए प्रोबेबिलिटी। मतलब है हमारे पास में एक फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला आया है रेट के लिए, जिसमें हम कहना चाहते हैं कि ये P हमने इस रिएक्शन में कांस्टेंट को हटा करके लिया है। इसी फॉर्मूले को ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए रेट को तो लिखिए dx अपॉन dt और P इंटू Z के साथ Q का मीनिंग आप जानते हैं, बोलिए e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये वाली इक्वेशन आपने यदि पढ़ी है तो ये इक्वेशन किसका आंसर होती है, कोलिजन थ्योरी का। ये वाला प्रिपरेशन आपको तैयार रखना है। मैं समझता हूं शायद आपके कोलिजन थ्योरी तक का टॉपिक प्रिपेयर हो गया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।